इतने सारे पेपर लीक कैसे हो जा रहे हैं हमारे देश में? जो लीक होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो सकती है या तो जहाँ पर पेपर सेट हो रहा है या जिस आदमी को सीक्रेसी का काम हैंड ओवर किया गया है उसके लेवल पे कहीं हो सकती है। सर, आपने 2 सरकारों में काम किया है। एक कांग्रेस की सरकार है, एक बीजेपी की सरकार है। इन दोनों सरकारों में काम या चीज़ों को लेकर आपने कोई फ़र्क देखा? सरकार से हमारा इस मामले में अपॉइंटमेंट्स को लेकर कोई उसमें हमारा उनसे वास्ता नहीं रहता और रहना भी नहीं चाहिए। ऑपोजिशन इन्वॉल्व रहती है इन भर्तियों में? ऑपोजिशन इन्वॉल्व अपॉइंटमेंट्स में? ऑपोजिशन इन्वॉल्व होती है। हमने जो है हमने भी कई हमारे एग्जाम्स कैंसिल किए, कई पेपर कैंसिल किए हमने, लेकिन वो हमने इस चीज़ पर नहीं किए कि उसमें लीक होने का सस्पेक्ट था या क्या था। ठपने के बाद क्या वो पेपर वहीं प्रिंटिंग प्रेस में पड़ा रहता है? कब वो वहाँ से निकलकर कहाँ पहुँचता है? जैसे स्ट्रांग रूम होते हैं जी उसमें रखा जाता है उनको, जहाँ पे किसी को एक्सेस नहीं होती। जी। हरियाणा में एक तरफ मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पिछले 12 साल 13 साल में किसी भी तरीके से कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि हरियाणा ही वो स्टेट रही है जहाँ पे लिस्टों की लिस्टें ही चेंज हो जाती थी। बड़ा ट्रॉमेटिक है बच्चों के लिए। इतनी मेहनत करके, सालों साल की मेहनत होती है जिसके लिए तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो वो पेपर कैंसिल हो जाए, बहुत उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक है ये। तो आप ये मानते हैं कि जो छात्रों का ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि दे आर दी सफरर्स? सफरर्स हैं तभी कर रहे हैं। एक होती है एटीएम से पैसे की चोरी, एक होता है एटीएम ही चोरी कर लेना। जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला, उनको सज़ा होती है, उनके बेटे को भी उसमें सज़ा होती है, दोषी पाए जाते हैं, और 53 लोग और दोषी पाए जाते हैं। ये पॉलिटिकल बातें हैं, मैं इनमें तो नहीं पढ़ना चाहूँगा। तो आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो पूरे देश का सबसे हॉट टॉपिक बना हुआ है। ये मामला है नीट पेपर लीक का। लेकिन ये पेपर लीक का पूरा मामला है क्या? किस तरीके से ये पेपर लीक की पूरी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है? किस तरीके से सरकारी पेपर सेट होता है? और ये जो एजेंसीज़ हैं जो सरकारी पेपर्स करवाती हैं वो किस तरीके से काम करती हैं? इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चीफ मनबीर सिंह बढ़ाना जी से। वो हमारे साथ हैं, स्टूडियो में हैं, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से स्टेट में कंडक्ट करवाए जाते हैं एग्ज़ाम, और साथ ही ये जो सेंटर में एनटीए वाला पूरा मामला चल रहा है उसमें क्या लूप होल्स है जहां से ये पेपर बाहर निकल जा रहा है। तो सर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सोनी साहब। सर, मुझे एक चीज़ आपसे ये समझनी है कि ये इतने सारे पेपर लीक कैसे हो जा रहे हैं हमारे देश में? देखिए, पहले तो ये जानना उसमें पड़ेगा हमारे को कि ये जो पेपर सारा सेट होता है, जो भी होते हैं, ये प्रक्रिया कैसे होती है और क्या है पूरी प्रक्रिया। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप जब पेपर कोई भी कराना है उसके लिए हु इज़ द पर्सन रिस्पॉन्सिबल, तो सबसे पहले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है जो आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन को हेड कर रहा है, जो चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में मैं चेयरमैन था, तो जिम्मेवारी मेरे से शुरू होती थी। मेरे बिहाफ पे मैं आगे किसी को काम असाइन करता था सीक्रेसी का, चाहे वो मैं सेक्रेटरी को कर रहा हूँ, चाहे मैं डिप्टी सेक्रेटरी को कर रहा हूँ, चाहे मैं कंट्रोलर ऑफ एग्जाम को कर रहा हूँ। आगे वो सीक्रेसी का काम हैंड ओवर किया जाता है एक आदमी को। उस आदमी की फिर जिम्मेवारी शुरू होती है। उस आदमी ने फिर पेपर सेट करवाना होता है, पेपर पब्लिश करवाना होता है, और उसको कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ उसको लाके वापस अपने स्ट्रॉन्ग रूम में रखना होता है, जो सेट बना के सारे के सारे। उसके बाद आगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन का वो काम शुरू होता है। ये तो इस तरीके से एक लाइन ऑफ एक्शन बनता है। जो लीक होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा हो सकती है या तो जहाँ पर पेपर सेट हो रहा है वहाँ पर हो सकती है, या जिस आदमी को सीक्रेसी का काम हैंड ओवर किया गया है उसके लेवल पे कहीं हो सकती है, या फिर जहाँ पर पेपर आपका प्रिंट होता है वहाँ पर कहीं गलती हो सकती है। तो सर, ये पूरी प्रोसेस आपने वैसे समझाई, जैसे आपने किसी को असाइन किया सीक्रेसी के आधार पर कि अब एज अ चीफ आपने नीचे अपने एक शख्स को असाइन कर दिया कि अब आप ये कंडक्ट करवाओगे और पेपर सेट होगा। अब उस शख्स से आगे वो टीचर्स से एकदम से कांटेक्ट करते हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के पास जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को देखेंगे जिनकी क्रेडिबिलिटी हाई है, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, उनसे कराएंगे वो। और कहीं ऐसे कराएंगे, हरियाणा में अगर पेपर सेट होना है तो कहीं दूर जाके स्टेट से कराएंगे, हरियाणा में नहीं कराएंगे, वो कहीं और से कराएंगे जिसको उसके बारे में कुछ कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा समझ में भी ना आए। अब सर, पेपर कंडक्ट हो गया, पेपर सेट हो गया, ठीक है ना, तो क्या एक ही पेपर सेट होता है एक एग्जाम के लिए? मैं आपको ये बात, आपने सवाल अच्छा पूछा, मैं भी ये बात आपको बताने वाला था
उसके बाद ये होता था कि हम किसी भी उसका एक पेपर सेट नहीं बनता था, उसका 2 या 3 सेट बन के आते थे जो कि एक जैसे पेपर होते थे। एंड लास्ट मिनट पे द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो उसमें से एक उसको पेपर को चूज करेगा कि दिस विल बी द पेपर, ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब सर पेपर छप गया, छपने के बाद क्या वो पेपर वहीं प्रिंटिंग प्रेस में पड़ा रहता है? कब वो वहां से निकलकर कहाँ पहुंचता है और वो पूरी प्रक्रिया क्या होती है? तो वहाँ पर आते ही, ये आपको बता रहा हूँ, सारा कॉन्फिडेंशियल प्रोसेस का हिस्सा है। तो जिस आदमी को दिया गया है कॉन्फिडेंशियल उसका सीक्रेसी का पार्ट, वो उसको सील करवा कर अपने पास लेकर आता है और उसके पास स्ट्रांग रूम होता है जहाँ पर कि पूरा, जैसे आपने बैंक्स में देखते हैं स्ट्रांग रूम होते हैं, उसी तरीके से स्ट्रांग रूम होते हैं, उसमें रखा जाता है उनको, जहाँ पे किसी को एक्सेस नहीं होती। जी। स्ट्रांग रूम से फिर वो एग्जाम सेंटर तक कैसे पहुंचता है सर? स्ट्रांग रूम से एग्जाम सेंटर तक ये होता है कि जब जाना होता है तो उसके फिर आगे सेट बनाता है सेक्रेटरी ही, जो है अगर वहाँ पे है, या डिप्टी सेक्रेटरी है कमीशन में, या कंट्रोलर ऑफ एग्जाम है, यूपीएससी में से होते हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जाम होते हैं, तो वो उसके सेट्स उसी हिसाब से बना के उनको वहीं पे सील कर करके उनको तैयार किया जाता है। और फिर जिस दिन एग्ज़ाम होना होता है, डिपेंडिंग अपॉन के कितनी दूर जाना है, उसको उसी दिन निकाला जाता है वहाँ से, या एक दिन पहले निकाला जाएगा, सिक्योरिटी के साथ जाता है। और नॉर्मली जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं जो वहाँ पर हैं, डीएम वगैरह, उनको उनके साथ संपर्क होता है पूरा। सर 2025 में असेंबली में हम लोगों ने एक चीज़ ये सुनी, जब चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा नायब सिंह सैनी साहब ने कहा था कि पिछले 12-13 साल में कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, 2013 से लेकर 25 तक में। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कई सारे एग्ज़ाम दोबारा ज़रूर करवाए गए, और वो भी सस्पेक्टेड पेपर लीक के चक्कर में। अब आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? वो मैं बताता हूँ आपको। हमने जो है हमने भी कई हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल किए, कई पेपर कैंसिल किए हमने, लेकिन वो हमने इस चीज़ पर नहीं किए कि उसमें लीक होने का सस्पेक्ट था या क्या था, या उसमें ये था। उसमें सिर्फ ये था कि हमने अपने स्टैंडर्ड खुद सेट किए हुए थे कि जब हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे उसमें हम ये देखते थे कि उसमें गलतियां कितनी हैं। कोशिश ये होती थी कि कम से कम गलती हो पेपर के अंदर। अगर 100 क्वेश्चंस का पेपर है तो 100 क्वेश्चंस ही ठीक होने चाहिए, या हम उसमें मार्जिन देते थे कि 5-10 तक ठीक गलत हो जाएंगे तो 100 की जगह 90 पे हम कैंडिडेट्स को जज करेंगे। यानी कि अगर 100 सवाल सेट हुए हैं, उसमें से 10 सवाल पेपर सेटर ने गलत कर दिए, यानी कि उनके जवाब ही गलत लिखे हैं। अगर आप सिलेक्टिव क्वेश्चन गलत है, उसका जवाब गलत है, उसके ऑप्शंस गलत हैं, तो 10 तक तो चल जाता है। 10 तक हमने 15 तक कुछ मार्जिन रख लिया था ताकि दोबारा ना सारा प्रोसेस करना पड़े। उस बेस पे हम पेपर को कैंसिल करते थे अगर गलतियां बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी एग्ज़ाम आप करवाते हो, चाहे आप करवा रहे हो डिप्टी कमिश्नर का, डीएसपी का, तहसीलदार का, कितने सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, एचपीएससी यानी कि स्टेट लेवल पे कई सारे एग्ज़ाम्स करवाए जाते हैं। तो इस दौरान मान लीजिए किसी भी दायरे का आप एक एग्ज़ाम सेट पूरा करवाना, कंडक्ट करवाने की आपकी प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसमें किस तरीके के लीगल चैलेंजेस आप लोग फेस करते हैं? जब हमारे पास सरकार से रिक्वेशन आती है तो रिक्वेशन के बेसिस पे उनके हम एडवर्टीजमेंट निकालते थे। तो एडवर्टीजमेंट निकालते उसमें फिर उसमें कंडीशन होती थी एलिजिबिलिटी की कि ये दीज आर द पीपल एलिजिबल जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट में। उस स्टेज पे ही लिटिगेशन शुरू हो जाती थी कि लोग उसको एलिजिबिलिटी को चैलेंज करते थे कि जी ये एलिजिबिलिटी गलत है, कि इसमें ये जो रूल सरकार ने बनाए हैं गलत हैं। उसको चैलेंज करते थे लोग एडवर्टीजमेंट को, उसको मीट करते थे। फिर आगे हम एप्लीकेशन इन्वाइट करते थे, फिर उनकी स्क्रूटनी होती थी एप्लीकेशंस की। तो स्क्रूटनी में कुछ लोगों को जो एलिजिबल नहीं पाए जाते थे उनको निकाला जाता था। वो फिर चैलेंज करते थे कोर्ट के अंदर कि हम एलिजिबल हैं, हमें गलत इन्होंने इनएलिजिबल किया है। सिलेक्शन होती थी, फिर वो चैलेंज होती थी, इंटरव्यूज चैलेंज होते थे, फाइनल रिजल्ट चैलेंज होता था, फिर ज्वाइनिंग चैलेंज होती थी। तो यानी कि लगातार एक टेस्टिंग एजेंसी लगातार वो पूरे सिस्टम में वकीलों की एक फौज लेकर ही चल रही है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस चल ही रहा होगा एक एग्जाम की प्रक्रिया पे। जब से एडवर्टीजमेंट से लेके जब तक फाइनल उनकी सरकार में ज्वाइनिंग नहीं हो जाती थी तब तक लिटिगेशन चलती थी, और जब ज्वाइनिंग हो जाती थी तब भी लिटिगेशन चल रही होती थी। सर आपने 2 सरकारों में काम किया है एज अ चीफ एचपीएससी। पहले हुड्डा साहब की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा जी की, तो उस दौरान भी आप एचपीएससी चीफ थे। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर की सरकार बनी, उसमें भी आप रहे। इन दोनों सरकारों में काम या चीज़ों को लेकर आपने कोई फ़र्क देखा इस पूरी टेस्टिंग के जो प्रक्रिया रहती है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, सरकार से हमारा इस मामले में अपॉइंटमेंट्स को लेकर कोई उसमें हमारा उनसे वास्ता नहीं रहता और रहना भी नहीं चाहिए।
तो सर इसमें एजुकेशन मिनिस्टर के साथ आपका क्या रोल रहता है एचपीएससी का फिर? नहीं, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ हमारा कोई रोल नहीं रहता था। हमारा जो रोल रहता था वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के साथ रहता था। मेरे टाइम में कोई अगर पेपर लीक होता है तो आई बीइंग हेड ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट विल बी माय रिस्पांसिबिलिटी। ओके, उसको सरकार की जिम्मेवारी नहीं है वो। लेकिन सर अपॉइंट तो गवर्नमेंट ही करती है। गवर्नमेंट ने तो हमारे को लगाया है, तो उन्होंने इसलिए ये थोड़ी लगाया है कि भाई आप पेपर लीक कीजिए। वो तो दैट इज। तो सर ये कैसे काम करता है नेक्सस पूरा पेपर लीक का? हम लोग अक्सर देखते हैं कि जब भी पेपर लीक की बात आती है पेपर कैंसिल भी हो जाते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद ये भी बात आती है कि फ़लाँ नेता इसमें इन्वॉल्व था, फ़लाँ था, एलिगेशंस लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद छोटे लेवल के लोगों को तो पकड़ के डाल दिया जाता है जेल में, ऊपर तक कभी नहीं पहुंचती, जबकि ये करोड़ों अरबों रुपए का नेक्सस है। तो ये पूरा नेक्सस काम कैसे करता है आपकी नज़र में, और क्यों इसमें ऊपर की मछलियों को कभी कोई हाथ नहीं डाल पा रहा है? बेसिकली आइडिया ये है कि जहाँ पर कहीं गलती हो रही है, जो आपके जो लूप होल्स हैं उनको प्लग किया जाए। और अगर किसी ने डेलिबरेटली किया है, जैसे भी किया है, तो उनको अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ की। ठीक है ना? पर जिसकी जिम्मेवारी है आप उसी को तो जिम्मेवार ठहराएंगे। अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, सेंट्रल लेवल पे 152 पेपर लीक्स की रिपोर्ट्स हैं ऐसी कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 सालों में। तो इतने सारे लीकेज के बावजूद भी सिस्टम ना तो दुरुस्त हो पा रहा है, और ना ही हम ये देखते हैं कि किसी बड़े आदमी को इसमें सज़ा मिली हो कभी कोई। इस पूरे नेक्सस में आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को किस तरीके से देखते हैं? जैसे हम लोगों ने नीट में पेपर लीक देखा तो सीकर के इंस्टीट्यूट के कुछ लोग उसमें शामिल थे। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं, जिनका प्राइमरी काम है बच्चों को पढ़ाना ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आ सकें? देखिए, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। उन लोगों का देखो मोटिव तो बनता है, तो उन ये चीज़ों का आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। लेकिन आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद थोड़ी कर सकते हो। वो लोगों को तैयार कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको तो आपका जो अपना मैकेनिज्म है उसको फुल प्रूफ करना है। उसके लिए कानून है जी, वो कानून है उसमें। फिर जहाँ पर जो आपको पता चल गया है कि ये हुआ है, उसके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हरियाणा में एक तरफ मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पिछले 12 साल 13 साल में किसी भी तरीके से कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि हरियाणा ही वो स्टेट रही है जो पेपर लीक की वजह से इतनी बदनाम नहीं हुई कि जहाँ पे लिस्टों की लिस्टें ही चेंज हो जाती थी। यानी कि एग्जाम्पल देता हूँ कि एक होती है एटीएम से पैसे की चोरी, एक होता है एटीएम ही चोरी कर लेना। तो हरियाणा में हमने देखा किस तरीके से जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला, उनको सज़ा होती है। ऐसे ही जेबीटी टीचर्स की भर्तियों को लेकर, और उनके बेटे को भी उसमें सज़ा होती है, दोषी पाए जाते हैं, और 53 लोग और दोषी पाए जाते हैं। और ये पूरा नेक्सस क्या था कि टेस्ट तो कंडक्ट करा दिया, बढ़िया एकदम अच्छे तरीके से सब हो गया, रिजल्ट भी आ गया, लेकिन जो लिस्ट बनी जिसमें जिन लोगों ने क्लियर किया था, जिनको मिलना था, उसकी जगह फेक लिस्ट वहाँ पे अपॉइंट कर दी गई। और इसमें अगर मैं ये, मेरे पास हिंदू की ही रिपोर्ट है 2016 की, जिसमें बताया गया कि संजीव कुमार जो उस वक्त डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन थे, वो पहले विसल ब्लोअर कहलाए इसी केस में, और बाद में पता चला कि वही इस लिस्ट को चेंज करने वाले भी थे। यानी कि डिपार्टमेंट का जो हेड है वही वो काम कर रहा है मुख्यमंत्री के इशारे पर। लेकिन वो जो पेपर लीक की, मैं पेपर लीक नहीं, ये तो लिस्ट लीक हो वाला मसला हो गया है, इसको आप कैसे देखते हैं स्टेट के हिसाब से? क्योंकि आप खुद भी एक हरियाणवी हैं, और जब ऐसी चीज़ों में नाम आता है स्टेट का, तो एज अ नॉर्मल पर्सन भी आदमी को दुख होता होगा कहीं ना कहीं कि यार किस चीज़ के लिए बदनाम हो रहे हैं हम लोग। तो ये जैसा था कि ये तो वो चीज़ आ चुकी है सामने। हाँ जी, उसमें कोर्ट कचहरी का भी सब रिजल्ट आ चुके हैं, उसमें उनकी जजमेंट्स आ चुकी हैं। तो ये तो इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसी चीज़ हुई। ऐसा तो कभी होना ही नहीं चाहिए। आपने 2 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, उनका रवैया कैसा रहा पेपर्स एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को लेकर, और वो किस तरीके की सोच रखते थे? क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला ने जो किया वो तो दुनिया के सामने आ गया, लेकिन उसके बाद 2 मुख्यमंत्री आए, नायब सिंह सैनी तीसरे आ गए। तो ये जो पूरा टेन्योर रहा है इन मुख्यमंत्रियों का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन में कभी किसी ने वर्किंग में इंटरफेयर नहीं किया। बिल्कुल हम अपनी तरीके से पूरे फुल प्रूफ सिस्टम बना के अपने आगे चलते थे। सरकार की आती थी, चीफ मिनिस्टर का उसमें ना कोई रोल था, ना उन्होंने कभी उसमें दखलंदाजी दी। हमने बिल्कुल अपनी जो हमारी भूमिका थी उसको बखूबी निभाया और अच्छा काम किया। कभी ऐसा वाकया तो नहीं हुआ कि कभी
सीएम दफ्तर से आपको फ़ोन आया हो या चीफ सेक्रेटरी की तरफ से कि यार ये एग्ज़ाम सेट हो रहा है, ये बंदे सेट कराने हैं, इसमें नहीं कभी नहीं, ऐसा? कभी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ हम चीफ सेक्रेटरी के साथ हम अपना तालमेल रखते थे, क्योंकि हमारे को कुछ भी सरकार के साथ जो हमें सपोर्ट चाहिए होती थी, कुछ भी होती थी, वो चीफ सेक्रेटरी के साथ होता था। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो होता था पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो चीफ सेक्रेटरी था। जो लोग एचपीएससी को चलाते हैं उन लोगों को किस तरीके से अपॉइंट किया जाता है? देखो, वो तो आप कमीशन की बात कर रहे हैं जी तो कमीशन को तो सरकार ही सिलेक्ट करती है, जी। सरकार ही अपॉइंट करती है उनको। उनका एक लेट डाउन प्रोसीजर है कि उसमें वो बुलाते हैं चीफ सेक्रेटरी, एक सर्च कमेटी बनाता है, उसमें से फिर वो लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीएम और वो बैठ के उसमें से फिर वो चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं जो या तो सर्विसेज से है या कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है समाज से, उसको अपॉइंट करते हैं। वो इसका एक अलग प्रोसीजर लेट डाउन है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उसके हिसाब से चलते हैं वो। तो ऑपोजिशन इन्वॉल्व रहती है इन भर्तियों में? ऑपोजिशन इन्वॉल्व अपॉइंटमेंट्स में ऑपोजिशन इन्वॉल्व होती है, यूपीएससी में भी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भी। सेंटर में अगर हम आए, अभी एनटीए इसमें सबसे ज़्यादा निशाने पर है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इनको किस तरीके से देखते हैं कि कहाँ गलती कर रहा है एनटीए? एक्चुअली जब पेपर लीक होता है, इसमें हर एक आदमी, जितनी भी इसमें पार्टीज हैं, एवरीबडी इज अ सफरर। जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ट्रॉमा है, उनका कैंसिल होगा, उनको फिर से करना पड़ेगा। सरकार के लिए एक कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करना फाइनेंशियली उसमें इतना ड्रेन होता है, उस चीज़ को कैंसिल हो जाए, वो सारा पैसा बर्बाद हुआ, दोबारा करना पड़ेगा उनके लिए। फिर जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट हुए हैं जिसमें, और जिनका अच्छा हुआ है पेपर, वो कैंसिल होगा, उनके लिए दुख की बात है, उनके लिए ट्रॉमा हो गया, उनको दोबारा करना पड़ेगा। जो लोग नहीं सिलेक्ट हुए हैं उनके माइंड में ये सस्पिशन रहेगा कि पता नहीं हम शायद इसलिए नहीं हुए कि ये पेपर गलत सेट हो गया था या लीक हो गया है, वो लोग गलत सिलेक्ट हो गए। तो इसमें हर एक चीज़, हर एक जो भी इसमें कंसर्न पार्टीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबके लिए इसमें नुकसान ही नुकसान है। तो आप ये मानते हैं कि जो छात्रों का ये प्रोटेस्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि दे आर दी सफरर्स? सफरर्स हैं तभी कर रहे हैं, सफरर्स हैं एंड उनको लगता है उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसलिए हैं वो। डिमांड उनकी जायज़ है टू द एक्सटेंट कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और जो लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेवार हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स होनी चाहिए और उनके साथ फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी। लेकिन सर मैं एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि नॉर्मली अगर हम देखें, नीट एग्ज़ाम पे ही आ जाते हैं, जिसको लेकर अभी इतना केओस हो रखा है दिल्ली में। तो यूएन की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, और अगर हम इंडिया में बात करें, सिर्फ अगर हम सर्जन्स को गिने या जिन लोगों ने एमबीबीएस कर रखी है या प्रॉपर डॉक्टरी का पढ़ाई की है जिन्होंने, तो वो बनता है कि 1200-1300 पे हमारे पास एक डॉक्टर है। लेकिन इसमें ही एक ये भी बात है कि अगर आप डेवलपिंग नेशन है और डेवलप नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो 1000 में से आपके पास 3 डॉक्टर होने चाहिए। तो यानी कि अगर आज आप 140 करोड़ की आबादी भी गिन लीजिए तो लगभग आपको 40-42 लाख डॉक्टर चाहिए, और हमारे देश में अभी 11 से 12 लाख के बीच में डॉक्टर्स हैं अभी। तो इतना ज़्यादा ऑलरेडी एक डेफिसिट है मेडिकल सिस्टम में हमारे पास। और उसके बाद जब हम ये देखा जाता है कि जो लोग आगे चलकर हर साल 1,08,000 से 7,000 के करीब नीट एस्पिरेंट्स क्लियर होकर कॉलेजेस में जाते हैं, जिनको बाद में वो क्लियर आउट होकर निकलते हैं। तो एक तो ऑलरेडी हमारे पास सीट्स इतनी है कि हम लोग उस पूरे गैप को जब तक भरने में पहुंचेंगे तब तक आबादी और बढ़ जाएगी हमारी। तो वो गैप कब भरा जाएगा एक आइडिया नहीं है। दूसरी चीज़ फिर ये आ जाती है कि इतनी मेहनत की बच्चों ने, सब किया, उसके बाद पेपर लीक हो गया। तो इसमें जब हम देखते हैं कि उन बच्चों के मेंटल प्रेशर उन बच्चों पर कैसा होता होगा, किस तरीके का ट्रॉमा होगा कि 20 से ज़्यादा बच्चों ने अपनी जान दे दी इसमें। तो आप, क्योंकि आप एक एजेंसी चला चुके हैं जहां से कई लोगों का भविष्य तय होता है स्टेट लेवल पर, आप इन बच्चों की व्यथा को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बड़ा ट्रॉमेटिक है बच्चों के लिए। इतनी मेहनत करके, सालों साल की मेहनत होती है जिसके लिए तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं, तो वो पेपर कैंसिल हो जाए, बहुत उनके लिए बहुत ट्रॉमेटिक है ये। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कि फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रांग नहीं होते, गरीब घरों के बच्चे हैं, वो किस किस तरह से अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में तैयारी कर करके ये काम करते हैं। माँ बाप मेहनत करके बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हम भी ये समझते थे पब्लिक सर्विस कमीशन में
ये वाली चीज़ को बड़ा हम वी वर ऑलवेज सेंसिटिव टू इट, कि ये जो भर्तियां भी हम करते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये सब टाइम से हों, कोई चीज़ डिले ना हो, ताकि बच्चे अनसर्टेनिटी में ना रहें। वो एक चीज़ उनका एक रास्ता खुला है, फिर ये अगर उनके लिए नहीं है तो दूसरा रास्ता खुले, वो अगर वो एक अनसर्टेनिटी में रहेंगे, दैट इज़ नॉट गुड फॉर देम। तो ये बुरी चीज़ है। सर बच्चे का काम तो सिर्फ पढ़ाई का होना चाहिए, उसको बाकी और प्रेशर कैसे दे सकते हैं हम लोग? तो यहाँ पे फेलियर नहीं है क्या सरकारों का, कि हम लोग उनको इन सब चीज़ों में झोंक दे रहे हैं जो उनकी पार्ट ऑफ करिकुलम नहीं होना चाहिए किसी लेवल पर आकर? बिल्कुल ठीक बात है जी, ये तो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और ज़रूर सब सारी कोशिश भी सबकी यही होती है कि ऐसी कमियां दूर हों। तो एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ ख़त्म तो होनी है, लेकिन मेरा सिर्फ ये ज़रूर कहना है कि बच्चे जो है दे आर गोइंग थ्रू इमोशनल टर्मोइल, उनको सपोर्ट चाहिए इस वक्त कि उनको इस चीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए, ख़त्म करके वो अपने अपने घरों में जाएं। मैं ये पॉलिटिकल बातें हैं, मैं इनमें तो नहीं पढ़ना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बड़ा स्ट्रांगली फील करता हूँ कि इस तरह के पेपर लीक और ये कुछ भी जो इस तरह की कमियाँ ये नहीं होनी चाहिए, और जो भी ये इनमें लूप होल्स हैं वो बड़े स्ट्रांगली प्लग होने चाहिए, एंड अकाउंटेबिलिटीज़ फिक्स होनी चाहिए। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया सर हमको वक्त देने के लिए। तो you so ये much. हमने मनबीर सिंह भडाना जी से बात की, हमने जानने की कोशिश की कि किस तरीके से स्टेट लेवल पर सारे पेपर सेट होते हैं, क्या पूरी मशीनरी होती है, और वैसा ही कुछ सिस्टम सेंट्रल लेवल पे भी आजमाया जाता है। इन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं, आप इस पर क्या समझते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस पूरी चर्चा को लेकर आपको ये कैसी लगी, और आप आगे किस पर्सनैलिटी के साथ इंटरव्यू देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा, और ये पूरे इंटरव्यू को लेकर हमें सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मैं हूँ भूपेंद्र सोनी, इजाज़त दीजिए और देखते रहिए खबरगाम। शुक्रिया।